कॉग्निसेंट एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये डायमेंशंस का पार्ट 2 है। डायमेंशंस के पार्ट 1 में हमने देखा था कि डायमेंशन क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ हमने यूजेस ऑफ डायमेंशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। यूजेस ऑफ डायमेंशन में पहला यूज जो था वह था कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, जिसका एक एग्जांपल भी हमने आपको बताया था। आज जो है हम लोग सेकेंड यूज से स्टार्ट कर रहे हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। अगर हम लोग बात करें यूजेस ऑफ डायमेंशंस की, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, तो यूजेस ऑफ डायमेंशंस में आज हम लोग दूसरा यूज देख रहे हैं। और दूसरा यूज जो है वह क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। कहने का मतलब है डायमेंशन की सहायता से कोई भी फिजिकल इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वह डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो यहां पे देखिए दूसरा यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी physical equation, to check the correctness of any physical equation। अगर फिजिक्स में कोई इक्वेशन है तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं डायमेंशनली कि वह डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। कंप्लीटली करेक्ट जो है हम लोग इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होने के बावजूद वह इक्वेशन जो है इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि डायमेंशन जो है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। और उस लिमिटेशंस में हम लोग ये देखते हैं कि देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट्स कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। डायमेंशन से हम लोग किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वह कांस्टेंट के बारे में नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है पूरा सर्टेन नहीं कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के जरिए। लेकिन इससे पहले कि हम लोग देखें दूसरा यूज, हम लोगों को एक लॉ को देखना होगा पहले, और वह लॉ क्या है, तो दैट इज लॉ ऑफ होमोजीनिटी। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ होमोजीनिटी की, लॉ ऑफ होमोजीनिटी, तो यहां पे देखिए ये जो लॉ ऑफ होमोजीनिटी है वो एक्चुअल में क्या है। तो इट स्टेट्स दैट ऑल इक्वेशंस इन फिजिक्स मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। इस लॉ का कहना है कि फिजिक्स में जितने भी इक्वेशंस होंगे सारे के सारे इक्वेशंस जो हैं वो डायमेंशनली होमोजीनियस होंगे। और डायमेंशनली होमोजीनियस का मतलब क्या है, तो इट मींस डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, राइट। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस होते हैं वो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होने चाहिए, ऐसे होते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली होमोजीनियस है, और सारे के सारे इक्वेशंस जो हैं वो डायमेंशनली होमोजीनियस होनी चाहिए, राइट। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सपोज करिए अगर इसको हम लोगों को चेक करना है डायमेंशनली कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, तो इस लॉ ऑफ होमोजेनिटी की सहायता से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। आप देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आपने देखा है लास्ट वीडियो में कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशन जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो L लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक तरह का लेंथ है, और सारे लेंथ के लिए डायमेंशंस में हम लोग क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। एक चीज और यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिस होमोजेनिटी लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो है डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड के बराबर होता है, वो ये भी कहता है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन जो है ये भी इक्वल होता है। और ये बहुत बड़ा क्लू है आपको डायमेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए S का जो डायमेंशन होगा वह L है। आप जब निकालते हो यूटी का डायमेंशन तो वो भी L आएगा, और हाफ एटी स्क्वायर का भी डायमेंशन जो है वह L आएगा। ऐसा इसीलिए
क्योंकि लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो लाइक क्वांटिटीज होते हैं उसी को ऐड कर सकते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जोड़ रहे हैं तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ ही उसको जोड़ या घटा सकते हैं। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है। तो अगर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख रहे हो, इसका मतलब साफ है कि ये यूटी भी डिस्प्लेसमेंट है, हाफ एटी स्क्वायर भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्वियसली सेम क्वांटिटी का डायमेंशन भी सेम होगा। तो यहां पे देखिए डायमेंशन ऑन, अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, तो आप देख रहे हो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। तो अगर आप डायमेंशन जो है ऑन राइट हैंड साइड आप फाइंड आउट कर रहे हो तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, डजंट मैटर, डायमेंशन में वेलोसिटी का ही डायमेंशन लेते हैं और एक ही डायमेंशन होगा दोनों का। तो डायमेंशन जो है वेलोसिटी का आपने लास्ट क्लास में देखा है कि वह एल टी का पावर -1 होगा। ये आप देख रहे हैं टी है, तो टी के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे प्लस हाफ जो है, इस हाफ के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी जो है आपको डायमेंशन से नहीं मिल पाती है। तो डायमेंशंस में इसको सीधा सीधे हटा देते हैं। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी का पावर -2 है एंड देन आफ्टर हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या है, टी स्क्वायर है, लिख दिया हमें टी का पावर 2। अब देखिए यहां पे टी का पावर -1 है, टी का पावर +1 है, ये न्यूट्रलाइज हो गया, बच गया सिर्फ आपका एल प्लस टी का पावर -2 है, टी का पावर +2 है। अगर हम लोग टी का पावर -2 +2 लिखें तो टी का पावर 0 हो जाएगा जिसका वैल्यू 1 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर l प्लस एल आ गया। अब देखिए जो यूटी का डायमेंशन है वह भी हमारा एल आया, हाफ एटी स्क्वायर का डायमेंशन भी हमारा एल आया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक टर्म के डायमेंशन जो है किसी भी इक्वेशंस में सेम होते हैं। l प्लस एल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, और ये जो 2 है वंस अगेन जो है आपका एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर का डायमेंशन जो है वह नहीं होता है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, तो इस तरह से हमारा आ गया एल। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो है वह हमारा एल है, डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड जो है वह हमारा एल है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो है वह डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड के बराबर है। हैंस दिस equation is dimensionally correct। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वह हमारा क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। अभी डायमेंशनली करेक्ट ही क्यों कहेंगे, ये इक्वेशन करेक्ट है ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो देख रहे हो यहाँ पर हाफ है, अगर इस 1/2 की जगह में अगर हम लोग 5/2 अगर कर दे तो क्या LHS का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो यहां पर 5/2 80 स्क्वायर अगर रहेगा तो क्या वो फार्मूला करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आप चेक करते हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इससे एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं कि सारे के सारे इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट तो होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन जो है वह सेम होना चाहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लाइक क्वांटिटी जो है उसी को हम लोग ऐड करते हैं, या लाइक क्वांटिटी को ही हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि उसके जो ड्रॉबैक्स हैं डायमेंशन के, कि वह कांस्टेंट के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पाता है, तो वह कांस्टेंट अगर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर एक जो कंक्लूजन हमारा निकल रहा है वह क्या है कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन जो है डेफिनेटली वह इनकरेक्ट ही होगा। इसलिए सारे के सारे फिजिकल इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उस इक्वेशंस के करेक्ट होने के चांसेस हैं। गॉट इट? डायमेंशंस के तीसरी यूज में हम लोग क्या देखते हैं, टू डेराइव एन इक्वेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग कुछ इक्वेशन जो है वो डेराइव कर सकते हैं बाय मींस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की सहायता से कोई फॉर्मूला कोई इक्वेशन जो है वह डेराइव कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशंस ये है कि ओनली दोज फार्मूला कैन बी ऑब्टेन बाय मींस ऑफ डायमेंशन
in which power functions are involved. वैसे ही फॉर्मूला जो है हम लोग डायमेंशन की सहायता से निकाल सकते हैं जिसमें पावर फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। अगर पावर फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं होंगे देन दैट फॉर्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ डायमेंशंस, राइट। तो वैसे ही एक फॉर्मूला जो है हम लोग देखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स का, जिस सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला जो है डायमेंशन की सहायता से हम लोग निकालेंगे, राइट। तो एग्जांपल क्या है, तो फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स if it depends upon mass of the body, velocity of the body and radius of the circular path. हम लोगों को सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए एक फॉर्मूला जो है, एक इक्वेशन जो है वह ऑब्टेन करना है। अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वह मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करता है देन दैट टाइम। सबसे पहले जो है थोड़ा सा सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में हम लोग जान ले कि वह क्या है। अगर कोई भी बॉडी जो है अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, तो सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, राइट। कोई भी बॉडी जो है अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपेटल बोल रहे हैं, एक्चुअल में टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रहने के लिए, उसको रोटेट कराने के लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये जो फोर्स है ना, दैट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सपोज करिए एक बॉडी है, इस बॉडी का मास जो है वो m है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस जो है वह कितना है, r है। तो यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स जो है अगर डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे, तो इसके लिए हम लोग किस तरह से एक फॉर्मूला जो है ऑब्टेन करेंगे। ध्यान रहे, जिस क्वांटिटी का, जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हो वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे लेट F किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, अपने से लगा देंगे पावर a। F जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v, अपने से पावर लगाएंगे क्या, b। F जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, अपने से पावर लगा दिया c। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड कर रहा है। हम लोगों को क्या करना है, पावर्स लगाने हैं a, b और c, कंटिन्यू में लगा दीजिए। ए बी सी जो है वो क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है और इस डायमेंशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है ये हम लोगों को ऑब्टेन करना है। अब देखिए अगर इसको हम लोग कंबाइन कर दें ऑन कॉम्बिनेशन, तो अगर कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, v का पावर b, r का पावर क्या हो जाता है, c हो जाएगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो हम लोग F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि ये K के बारे में डायमेंशंस में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो F इज इक्वल टू K, m का पावर a, v का पावर b और r का पावर क्या हो गया, c। तो सबसे पहले पहला स्टेप में आपको क्या करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकालना है वह किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, सबको उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन में लिखेंगे। अपने से पावर जो है a, b, c, d जितना भी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा वह हम लोग लिख देंगे। उसके बाद कंबाइन करके सबको एक साथ लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और इज इक्वल टू के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी के रखेंगे और इस के बारे में डायमेंशन से आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अब यहां पे देखिए सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों तरफ जितनी भी क्वांटिटी हैं सबका डायमेंशंस लिखते हैं, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर हम लोग फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे,
ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं डायमेंशन में, तो डायरेक्ट m का डायमेंशन लिख के पावर a करेंगे, वेलोसिटी का पावर b लिखेंगे, r का पावर c लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपने डायमेंशंस निकालना सीखा है, और कुछ ऐसे क्वांटिटी जो है इन फोर्स का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ऐसे छोटे छोटे क्वांटिटी के डायमेंशन जो आपको याद नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर फोर्स का डायमेंशन हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली mlt का पावर -2। मास के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल M, पावर आप देख रहे हैं a है। वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखते हैं lt का पावर -1, पावर b है, r रेडियस है दैट इज लेंथ, l का पावर हो जाएगा हम लोगों का c। अब यहां पे देखिए ये हो गया mlt का पावर -2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे m का पावर a, l का पावर क्या हो जाएगा b, t का पावर -b, l का पावर हो जाएगा c। अब यहां पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं mlt का पावर -2 इज इक्वल टू m एक ही है, पावर लिख दिया a। अब देखिए l का पावर b भी है, l का पावर c भी है। अगर बेस सेम रहता है ना तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं एक ही बार लिख के, तो l लिखा, पावर्स को जोड़ दिया b प्लस c, आप देख रहे हैं यहाँ पे t का पावर हम लोग लिखें -b एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ का डायमेंशन जो है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ के डायमेंशंस को हम लोगों को क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे अगर कंपेयरिंग करेंगे डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, इधर देखिए m का पावर a है, इधर m का पावर 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1। इधर पे आप देखिए l का पावर कितना है? b प्लस c है, इधर l का पावर कितना है? 1, तो हम लोग लिखेंगे 1। इधर पे आप देखो t का पावर -b है, इधर t का पावर क्या है? -2 है, तो -b इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -2। माइनस माइनस कैंसिल, आप देख रहे हो b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहां पर b के जगह में 2 रखेंगे तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2। अब यहां पर आप देखो तो c इज इक्वल टू -1 हो गया, तो हमारा वैल्यू निकल गया। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू -1 हो गया। इन सब का वैल्यू जो है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो f इज इक्वल टू है हमारा k, m का पावर 1, v का पावर कितना है? 2, तो v स्क्वायर हो गया, r का पावर -1, इस तरह से हमने लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर बाई r लिख सकते हैं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k का वैल्यू 1 होता है, आप यहां पे डायरेक्ट f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r आ गया। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमने ऑब्टेन किया। दैट फॉर्मूला जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का है, और ये फॉर्मूला जो है हमने ऑब्टेन किया बाय मींस ऑफ डायमेंशंस, राइट। नेक्स्ट जो यूज होगा वह हम लोग देखेंगे, और ये जो लास्ट वन यूज जो हम लोग देखेंगे ना, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर सकते हैं या कर चुके हैं। टू डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वह हम लोग डायमेंशन की सहायता से जान सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए फोर्थ वन यूज जो है, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू डिटरमाइन द यूनिट, टू डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं? उसका यूनिट जो है वह हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस की सहायता से। अगर हम लोग देखें एग्जांपल्स में, अगर पहला एग्जांपल देखें, मान लो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने लिखा lt का पावर -1। अब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट आप जानना चाहते हो तो क्या लिखेंगे? लेंथ के लिए SI सिस्टम में या SI यूनिट में क्या है? तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड हो गया। अगर हम लोग CGS यूनिट जानना चाहते हैं तो लेंथ के लिए हम लोग के पास क्या है? CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, और टाइम को मेजर करने के लिए क्या है? सेकंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो है वह lt का पावर -2 हो गया। तो अगर हम लोग SI यूनिट जानना चाहते हैं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा,
क्योंकि लेंथ के लिए एसआई सिस्टम में हम लोग मीटर यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर सीजीएस यूनिट अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज सो सिंपल, सो इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।